नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। पहले राहुल गांधी लंदन में देश विरोधी बयान देते हैं, लोकतंत्र और देश की संसद का अपमान करते हैं, फिर देश में आकर उसी संसद में बोलने का अधिकार मांगते हैं। और अगर राहुल गांधी की इन हरकतों के लिए बीजेपी माफी मांगने की मांग पर अड़ी हुई है, तो इसमें गलत क्या कर रही है? और दिलचस्प यह है कि अभी यह मामला सुलझा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक और पैंतरा चल दिया है। पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी करवाने की कोशिश करके अब कांग्रेस ने आ बैल मुझे मार कर लिया है। अब इस पूरी कवायद का सही मायने में मतलब क्या है और कांग्रेस के खेमे में आखिर चल क्या रहा है, और संसद में ये जो गतिरोध चल रहा है ये आखिर टूटेगा कैसे? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी मौजूद हैं। नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत धन्यवाद अंजू जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ओमकार जी, ये बताइए कि कांग्रेस ये कौन सा ड्रामा करने में उलझ गई है? अब पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी करवाने की कोशिश में है। क्यों इतना देर से क्यों वो घटना इनको याद आ गई, और वो किस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके परिवार पर कटाक्ष किया था नेहरू को लेकर के? क्या ये पूरे देश ने नहीं सुना था? एक पूरा संदर्भ था, एक पूरा भाषण था उनका, और उस भाषण के बाद उन्होंने ये बात कही थी। उसमें तो बहुत सारी चीजें थी। उसमें ये भी बताया गया था कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, यहाँ तक कि सोनिया गांधी के नाम पर भी इस देश में कितनी योजनाएं चल रही हैं, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि नेहरू का के नाम में ऐसा क्या है कि उसको ये परिवार ओन नहीं करता है और गांधी परिवार को आगे चला रहा है, तो इसमें कौन सी गलत बात है? उन्होंने एक मुद्दा उठाया है, उस पर इतने समय बाद इनकी नींद टूटी है, ये मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए जरूर आश्चर्य का विषय होगा। क्योंकि बजट सत्र का जो पहला चरण था उसमें प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए वो बात कही थी। तो इतनी देर से ये चीजें इनको याद आ रही हैं कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आए, क्योंकि राहुल गांधी बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, और ऐसे मामले में फंस गए हैं कि कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता उनका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने लंदन में कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, जुडिशियरी और मीडिया जो है वो स्वतंत्र नहीं रह गए हैं, इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो इंडियन डेमोक्रेसी और पूरी जो हमारी प्रक्रिया और प्रणाली है उस पर उन्होंने बड़े सवाल खड़े करने की कोशिश की थी। और यहां तक कह दिया था कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त क्यों नहीं करते हैं। यानी वो उकसा रहे थे अमेरिका और यूरोपियन देशों को कि आप भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करिए। ये वैसी ही मानसिकता है, ये वैसी ही इनकी अप्रोच है। आपको याद होगा, बहुत सारे दर्शकों को भी याद होगा, मणिशंकर अय्यर ने एक बार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में ये कहा था कि नरेंद्र मोदी को हटाने में मदद करिए आप लोग। तो हालत ये है कि 2014 में, 2019 में इन्होंने पूरी ताकत लगा करके देख ली। 2019 में तो एक राफेल को भी इन्होंने और चौकीदार चोर को भी इन्होंने एक बड़ा मुद्दा बना करके बवंडर करने की कोशिश की थी। और जो इनका एक इकोसिस्टम है पूरा, देश के भीतर भी देश के बाहर भी, गार्जियन से लेकर के न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, ऐसे बहुत सारे अखबार और मीडिया हाउस हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ के वामपंथियों और कांग्रेसियों के द्वारा चलाई जा रही तमाम झूठी सच्ची किस्से, कहानियों, आरोपों को सच बना करके छापता है।
और भारत की छवि मलिन करने की कोशिश करता है, नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश करता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में इस चीज पर अड़ गई है कि लोकसभा में राहुल गांधी बाद में बोलें, पहले अपने कृत्य के लिए, अपने बयानों के लिए बिना शर्त माफी मांगे। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। वहां चीन की प्रशंसा कर रहे हैं। जी। चीन तो प्रकृति प्रेमी है, चीन तो सद्भावना के जैसे पूरी दुनिया में फूल बांट रहा है। राहुल गांधी को या तो इतिहास का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, या जानबूझ करके वो इस तरह की हरकतें करते हैं। 1962 में जो चीन ने आक्रमण किया था भारत पर, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उसका नतीजा क्या हुआ था? उस आक्रमण का, उस युद्ध का नतीजा क्या हुआ था? जो चीन पूरी दुनिया में कोविड वायरस बांटने के लिए दोषी है, जिम्मेदार माना जाता है, उसको आप कह रहे हैं कि वो सद्भावना दिखाने वाला देश है, शांति प्रिय देश है। जिस देश की सेनाओं ने गलवान घाटी में 15 जून 2022 को हमारे सैनिकों पर, निहत्थे सैनिकों पर आक्रमण किया, जिसमें हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, आप उस चीन की प्रशंसा कर रहे हैं लंदन में बैठ करके, और इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है ये कह करके हमारी जो समृद्धशाली डेमोक्रेटिक एक सिस्टम चला आ रहा है, और अगर लोकतंत्र की वाकई हत्या हो गई है तो अभी हिमाचल में कांग्रेस कैसे जीत गई? राहुल गांधी वायनाड से कैसे जीत करके आ गए थे अगर लोकतंत्र की हत्या हो गई? कई बार कहते हैं कि साहब मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी, जी। उस पर ये 40 मिनट तक केवल और केवल अडानी पर बोले थे। जो सत्ता पक्ष की बेंचें हैं, और खास तौर से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को भी मुझे याद है, उन्होंने कहा था खड़े होकर के कि ये अडानी पर इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। स्पीकर से उन्होंने कहा था कि अडानी इस सदन के सदस्य नहीं है। इसके बावजूद ये धारा प्रवाह बोलते रहे। तो भाई और कितना बोलना चाहते हैं आप सदन में, और किस विषय पर बोलना चाहते हैं? जब ये सवाल खड़े किए गए थे कि भाई जो कुछ आप आरोप लगा रहे हैं कि 2014 से पहले अडानी विश्व में 619वें नंबर पर थे, और पिछले 8 साढ़े 8 साल में वो 2 नंबर पर आ गए हैं और मोदी उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये सवाल तो वहां किया गया था कि आपके पास कोई प्रमाण है क्या इस बात का कि नरेंद्र मोदी ने अनड्यू जाकर के उनकी कोई मदद की हो? कोई एक प्रमाण दीजिए। तब इन्होंने कहा था कि हाँ प्रमाण दे देंगे। कोई प्रमाण दिया क्या आज तक? अगर आप इसी तरह की हवाइयां उड़ा करके देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को इस तरीके से उनकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, और ना केवल सदन के भीतर बल्कि लंदन में जाकर के, लंदन इनका प्रिय शहर बन गया है जब भी इनको इस तरह की बातें करनी होती है, क्योंकि लंदन जो है, अंजू जी आप भी जानती हैं और बहुत सारे दर्शक जानते होंगे, इस समय भारत विरोधियों का एक तरीके से गढ़ बन गया है। वहां पर पाकिस्तानी तत्व, आईएसआई के पिट्ठू, खालिस्तानी तत्व, वो सब इतने हावी हो चुके हैं कि आए दिन हमारे उच्चायोग पर वहां धरने, प्रदर्शन और हिंसक भाषणबाजी होती है। इसी तरीके से कनाडा है, इसी तरीके से अमेरिका है, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में हमने कुछ घटनाएं हाल में देखी हैं। तो कैसे लोगों के बीच जाकर के ये भारत विरोधी बयान देते हैं? तो जेपी नड्डा कोई गलत थोड़ा कह रहे हैं कि जो जबान पाकिस्तान की है, जो जबान भारत विरोधियों की है, वही जबान अगर राहुल गांधी की हो गई है तो सवाल तो खड़े होंगे। बिल्कुल, लेकिन ओंकार जी सबसे अहम बात यह है कि जब आप लंदन में ये कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, खत्म होने वाला नहीं है बल्कि खत्म हो चुका है, ये बातें वो बोलते हैं, फिर आकर उसी संसद में वो ये कहते हैं कि मैं तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो अनफॉर्चुनेटली एमपी हूं।
भले ही वो स्लिप ऑफ टंग हो। क्या राहुल गांधी को अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती है? और फिर उनको जयराम रमेश पाठ पढ़ाते हैं कि आपने गलत बोल दिया, इस पर तो आपके ऊपर मीम बन जाएंगे। फिर वो अपनी गलती को सुधारते हैं तो कहते हैं पत्रकारों से कि फॉर यू अनफॉर्चुनेटली आई एम एमपी। अब भी इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि जब वो लोकतंत्र के खत्म होने की बात दुहाई दे रहे थे लंदन में बैठकर, तो अब संसद में किस मुंह से बात करने की इजाजत मांग रहे हैं लोकसभा के स्पीकर से? ये तो राहुल को खुद पता होना चाहिए कि जब लोकतंत्र खत्म हो गया तो फिर वो संसद में जाकर करेंगे क्या बतौर सांसद? अब ये तो उनको जवाब देना चाहिए, या उनके पार्टी के उनके जो रणनीतिकार हैं, जो उनको पॉइंट्स लिख करके देते हैं या ज्ञान दे करके भेजते हैं, उनको बताना चाहिए कि वो किस तरह के अंतर विरोधों में जी रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। या तो इनको और इनके रणनीतिकारों को कहीं ये एक गलतफहमी है या खुशफहमी है कि इस देश की जनता नासमझ है। ऐसा तो है नहीं। इस देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझती है, जानती है कौन अगर किस तरह के बयान दे रहा है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, उसका हेतु क्या है, क्या वो उससे सिद्ध करना चाहता है, या क्या अभी तक इनका पेट नहीं भरा है चोट खा खा करके रिजेक्शन से। 2013 से 2014 से अभी तक लगातार मार ही खा रहे हैं बाय डिफॉल्ट। कुछ स्टेट में जरूर कांग्रेस की सरकारें आई हैं और उसके भी अलग अलग रीजन रहे हैं, पर मुझे ये बता दें कि एक भी स्टेट में जहां इनकी सरकारें थी, 5 साल के बाद क्या कोई सरकार रिपीट हुई? जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो लगातार रिपीट होती आ रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश का उदाहरण सबसे बड़ा है, उत्तराखंड का, मणिपुर का, गोवा का उदाहरण सबके सामने है। वहां 5-5 साल सरकार रही और उसके बाद फिर रिपीट हो गई। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में रिपीट हो गई, एक इतिहास बना। इनकी सरकारें कहाँ रिपीट हो रही हैं? तो ये एक्चुअल में क्या है कि अपनी विफलताओं से जो ठोकरें मिल रही हैं, जो रिजेक्शन मिल रहा है, उससे कोई सीख लेने को तैयार नहीं, कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। और इससे भी आगे की बात मैं एक कहता हूं, ये जो कैंपेन आजकल इनका चलता रहता है ट्विटर पर, दूसरे सोशल मीडिया मंचों पर, कि संसद में शेर पहुंच गया है, या एक इन्होंने कैंपेन चलाया कि सब पर भारी, राहुल गांधी के बारे में कहा। तो किस बात को लेकर के कहा कि सब पर भारी? कैसे भारी? मतलब चुनाव जीत रहे हैं, या नरेंद्र मोदी को उन्होंने पदच्युत कर दिया है, पद से हटा दिया है, या राज्यों में अब कांग्रेस की जीत होने लगी है, या ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया राहुल गांधी ने कि वो सब पर भारी हैं? सिर्फ आप नारेबाजी करके इस तरह की, और अगर अपना मन समझाना चाहते हैं या राहुल गांधी को क्या अच्छा लगेगा, ये सोच करके आप अगर नारेबाजी गढ़ रहे हैं और उनको प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो। जितना आपने कांग्रेस का एक तरीके से भट्टा बैठा दिया है, उसमें अब आखिरी कील शायद 1 साल बाद ठुक जाएगी। और कोई पार्टी अगर 3 लगातार चुनाव हार जाए, तो उसके कार्यकर्ता तो वैसे ही भाग जाते हैं, उसको तो कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिलते हैं। और दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों सही बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ये शायद हमारे लिए आखिरी चुनाव हो, उन्होंने कहा था कि ये देश के लिए आखिरी चुनाव होगा। तो इस तरह का दुष्प्रचार वो मोदी के बारे में करते रहे हैं कि जी तानाशाह हैं, शायद आगे चुनाव हो ना हो, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति ये है, मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो किया था जिसमें मैंने ये डिटेल जानकारी दी थी कि इस देश के 9 राज्य ऐसे हैं, बड़े राज्य, जिनकी कुल मिलाकर के लोकसभा की 320 सीटें होती हैं, और उन 320 सीटों में से कांग्रेस के पास 2019 में केवल 9 सीटें हैं। 320 में से केवल 9 सीट, और आप बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं, आप आलोचना किसकी करते हैं, आप छवि किसकी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? एक ऐसे प्रधानमंत्री की
जो भस्म रगड़ करके खड़ा हुआ है और जो 24/7 सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा है और जो केवल देश के विकास के बारे में सोचता है, जिसकी प्रशस्ति अब अमेरिका भी कर रहा है, जिसका सम्मान अब रूस भी करता है। यूरोपियन कंट्री को छोड़ दीजिए, यूरोपियन कंट्रीज का भारत के प्रति, भारत के नेतृत्व के प्रति पहले से ही एक पूर्वाग्रहग्रस्त रवैया रहा है और ये इसीलिए वहां जाते भी हैं बार बार कि वहां इनको मीडिया में ठीक ठाक प्रचार मिल जाएगा। तो वो जो टूल किट के हिस्से हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, जॉर्ज सोरोस हो, आपका बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, ऐसे बहुत सारे प्रकरण इस बीच हो चुके हैं और भी होने वाले हैं, 2024 तक और भी होंगे। लेकिन ये एक अच्छा हुआ कि ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं ये एक्सपोज हो गए हैं। तो किसान, तथाकथित किसान आंदोलन से पहले तक तो इस टूल किट का पर्दाफाश हुआ नहीं था, लेकिन कम से कम अब देश के लोगों को ये पता है जी, कि साहब ये खेल कहाँ कहाँ से चल रहा है, इसकी केबल कहाँ कहाँ बिछी हुई हैं और कौन कौन सी ताकतें हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं या एक मजबूत नहीं मजबूर प्रधानमंत्री देश में चाहती हैं। और वो ताकतें कौन कौन सी हैं, वो हथियारों की, हथियार बनाने वाली कंपनियां भी हैं, उनके दलाल भी हैं जो बहुत मोटी दलाली पहले खाते थे, हर रक्षा सौदे में जम करके मोटी कमाई करने वाले लोगों के पेट में बहुत सालों से अब दर्द उठना शुरू हो चुका है। दवा कंपनियां जिनकी कोरोना वैक्सीन भी हम लोगों ने नहीं खरीदी, जिनके लिए ये कांग्रेस पार्टी भी बैटिंग कर रही थी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी बैटिंग कर रही थी कि फाइजर को ले आओ, फला उसको ले आओ, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों, हमारे जो आपके चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, जो जी, हमारी दवा कंपनियां हैं, शाबाशी उनको है कि उन्होंने न केवल अपनी देश की जनता के लिए 2-2 कोरोना वैक्सीन उस समय डेवलप की रिसर्च करके, बल्कि अपनी आबादी को महफूज कर दिया और 100 से ज्यादा देशों को हमने वो कोरोना मदद। वैक्सीन सप्लाई भी की है। लेकिन ओंकार जी, ये समझना चाह रही हूँ कि ये तो सच है कि किस तरह से पीएम मोदी को लेकर टीका टिप्पणियां कांग्रेस के नेता करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये प्रिविलेज मोशन लाने की बात कर रहे हैं, ये तो अपने आप में मतलब अचंभे की बात है कि आप पीएम के खिलाफ इस तरह की साजिश कर रहे हैं। और इसमें कांग्रेस के साथ आप देखिए कौन कौन सी पार्टियां हैं, वही सब पार्टियां हैं जो ईडी की मारी हुई हैं, जो संसद भवन में बैठकर नारेबाजी करती हैं और फिर जिनको कभी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होता है, कभी मुद्दा नहीं है 2024 के लिए, इसलिए इस तरह की साजिशें रच रहे हैं अभी से। देखिए, साजिशें नहीं, ये अंदर की बेचैनी है, इसको समझने की जरूरत है। बहुत लंबा समय नहीं बीता है, नरेंद्र मोदी की एक जनसभा और उनका एक भाषण मुझे याद आ रहा है, ये नोटबंदी के बाद की बात है। तब उन्होंने कहा था कि वो एक मुहावरा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली बात, कि मैंने हाथ डाल दिया है और मैं जानता हूं कि ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो खैर एक कहावत है, उसका उन्होंने, एक मुहावरा है, उसका उल्लेख किया था, पर उनके कहने का आशय यही था कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों पर हाथ डाल दिए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने और उनको उनकी सही जगह पहुंचाने का संकल्प ले लिया है, फैसला ले लिया है कि ये लोग आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अब आप देख लीजिए ना, अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, या दिल्ली में ही देख लें, अलग अलग राज्यों में, बिहार में लालू प्रसाद यादव का पूरा कुनबा ही अब जेल जाने की लाइन में खड़ा हुआ है, कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि लालू यादव ने केवल चारा घोटाला थोड़ा किया है। उसके बाद जब रेल मंत्री बनने का अवसर उनको मिला
तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी फिर से मिल गई है। तो रेल मंत्री के तौर पर भी उन्होंने जो कुछ किया है, उसका नतीजा तो अब सारा खानदान भुगत रहा है। किया है लालू यादव ने और नतीजा भुगतेगा उनका सारा कुनबा। तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के खिलाफ चंद्रशेखर राव, जो 2019 से पहले तो आंध्रा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगभग हर हफ्ते दिल्ली आकर के अलग-अलग कलर की वो चमकती दमकती हुई चादरें और शॉल ओढ़ाते थे सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को, और वो तब सपने देख रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। इस बार चंद्रशेखर राव को यह गलतफहमी थी, लेकिन आप देखिए विधि का विधान क्या है। उनकी बेटी के कविता नई आबकारी नीति के घोटाले में बुरी तरीके से फंस गई हैं, और फंसी भी ऐसी हैं कि ईडी का सामना करने से बच रही हैं। तो ये सारे के सारे इस समय कहना चाहिए कि बौखलाए हुए हैं, इसलिए गैंगअप हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। और जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की बैठकों में जाने को तैयार नहीं, उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं, वो अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद, और इन पर भी जो अब पूछताछ की तलवार लटक गई है अरविंद केजरीवाल पर, तो आप देखिए इनकी जबान क्या हो गई है। और संजय सिंह हो या दूसरे इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो कैसे कांग्रेस द्वारा लीड किए जा रहे हर प्रदर्शन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी को बख्शीश नहीं दी है, किसी को क्षमादान नहीं किया है, छोड़ा नहीं है, तो इसलिए ये सारे गैंगअप कर गए हैं। और सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी जहां तक हो सकेगा वो लोग करेंगे। लेकिन यही तो मेरे विचार से संसदीय लोकतंत्र की ब्यूटी भी है कि जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। जनता देख रही है, आपका भी तमाशा देख रही है, सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख रही है, और साल भर बाद दूध का दूध और पानी का पानी फिर हो जाएगा। पर मजेदार ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का जो दोस्ताना है वो समझ से बाहर है। आप देखिए ना, जब सत्येंद्र जैन अंदर हुए या अभी मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, फिर ईडी ने गिरफ्तार किया, उस वक्त जितने भी नेता कांग्रेस के थे सारे के सारे कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, भ्रष्टाचार सामने आना चाहिए। हालांकि बहुत कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल ने कि उनको इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ मिल जाए, लेकिन अब जो कुछ संसद भवन के बाहर हो रहा है, कांग्रेस जिस अडानी को लेकर जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है, आप देखिए वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यानी को अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आबकारी मामले में उनको कांग्रेस का साथ मिल जाए। यानी कि मतलब मुद्दे बदलने के साथ साथ मोर्चे भी बदल जाते हैं, दोस्तियां भी बदल जाती हैं इनकी। वैसे तो राजनीति में दोस्ती दुश्मनी और कब क्या हो जाए पता नहीं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी की 28 सीटें आई थी और भारतीय जनता पार्टी की 31 सीटें आई थी दिल्ली में, तब अरविंद केजरीवाल ने किसके सहयोग से सरकार बनाई थी? कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ही बनाई थी। वो बहुत सुरते हैं, बहुत चालाक हैं, और कांग्रेस पार्टी भी ये बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि उसके लिए अगर एक दो चेहरे सबसे बड़े खतरे हैं, वैसे तो सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी ही है, तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी को पनपने ही नहीं दे रहे हैं और बार बार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही बार बार चुन करके देश के प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी कांग्रेस को रिप्लेस किया, पंजाब में भी कांग्रेस को रिप्लेस किया। वो गुजरात जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होता है। वो जिन जिन राज्यों में जा रहे हैं वहां कांग्रेस का ही एक तरीके से भुस भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान हो नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी पिछली बार से
अधिक मत प्रतिशत मिले हैं। सीटें जरूर उसकी कम हो गई हैं, पर कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ हो गया दिल्ली में। तो वो किसकी कीमत पर आगे बढ़ रहे हैं? कांग्रेस की कीमत पर बढ़ रहे हैं। दूसरा चेहरा जिससे कांग्रेस भयभीत रहती है वो ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी भी कांग्रेस के साथ खड़े होने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी को भी पता है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, पश्चिम बंगाल से बाहर निकल करके किन्हीं राज्यों में जाकर के संभावनाएं तलाश करनी है, तो वहां वो जो कांग्रेस का वोट बेस है उसी पर वो कब्जा करेंगी। और हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, के चंद्रशेखर राव हो, शरद पवार हो और ममता बनर्जी हो, ये सब कांग्रेस से ही तो निकले हैं। ये मैं तो एक दिन हिसाब लगा रहा था बैठ करके कि इनकी सबकी सीटें अगर लोकसभा की मैं जोड़ूं तो ये कांग्रेस की 52 सीटों से भी ज्यादा होती हैं, इन पॉलिटिकल पार्टियों की। तो ये पिछले करीब करीब 25 साल में जितनी पार्टियां इनसे अलग हुई, जितने नेता अलग होकर के अपनी पॉलिटिकल पार्टियां बनाई हैं, उनमें से अब आप देख लीजिए, ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, के चंद्रशेखर राव दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह शरद पवार की पार्टी अलग जरूर हुई सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर के, लेकिन वहां इनको ये अच्छे तरीके से एहसास हो गया कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन का मुकाबला कर नहीं पाएंगे। तो वहां अलग होकर के भी इकट्ठे रहे, और पता नहीं ये बंधन क्या कहलाता है, इसको नाम क्या दिया जाए, पर तुम्ही से मोहब्बत और तुम्ही से वो वाला लड़ाई अंदाज है। हमें जी जी। मार डाला। लेकिन ओंकार जी, ये अभी हमने देखा कि जब ये ईडी के दफ्तर जा रहे थे पूरे के पूरे विपक्षी दल, अभी 2 दिन पहले 16 विपक्षी पार्टियों के नेता ईडी को जाकर एक ज्ञापन देना चाह रहे थे कि अडानी हिंडनबर्ग मामले की तहकीकात की जाए, तो उस वक्त टीएमसी इनके साथ नहीं थी। और अभी तृणमूल कांग्रेस, आप देखिए अखिलेश यादव कलकत्ता गए हुए हैं, वहां पर अलग से मुलाकातें हो रही हैं। तो ममता बनर्जी के तेवर अलग क्यों हो गए, जबकि ममता बनर्जी ने उन 8 पार्टियों की जब वो चिट्ठी लिखी गई थी पीएम मोदी को दुरुपयोग वाली, सीबीआई और ईडी के, उसमें ममता बनर्जी ने दस्तखत किए थे, लेकिन अब ममता बनर्जी इनके साथ नहीं है। तो ममता बनर्जी पीछे क्यों हट रही हैं? ममता बनर्जी की पार्टी के किसी नेता का मैं इंटरव्यू देख रहा था, आज के किसी अखबार में छपा हुआ है। उसमें उनका कहना यह है कि जिस तरीके से इनके लोकसभा में संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी हम्म, ममता बनर्जी का नाम नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ करके उनकी पार्टी और उनकी नेता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसको लेकर के दीदी बड़ी नाराज है कि अधीर रंजन चौधरी की जबान पर अगर ये लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, या रणनीतिक तौर पर उनको इशारा कर दिया गया है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले रखें। अभी एक उपचुनाव भी वहां हुआ था, वहां भी चुनाव प्रचार के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ काफी जहर उगला है, आग उगली है, उसको लेकर के भी वो नाराज है। उनका कहना यह है कि अगर आप हमें साथ लेकर के चलना चाहते हैं तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी वजह है। पर ममता बनर्जी तो बहुत अच्छे तरीके से जानती है ना, हम्म, उन्होंने कांग्रेस को और वामपंथियों को एक तरीके से खत्म कर दिया पश्चिम बंगाल में। जो विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले, उसमें ना कांग्रेस को एक सीट मिली और ना वामपंथियों को मिली, जबकि उससे पहले सदन में वामपंथियों की 24 सीटें थी और कांग्रेस की 44 सीटें थी। वो एक तरीके से सब हड़प लिए ममता बनर्जी ने, और कांग्रेस विपक्ष की को अभी भूमिका में वहां उपचुनाव में जीत मिली है ना एक, कांग्रेस को जी अभी हाँ। उपचुनाव जो हुआ था ना, बस वही खाता खुला। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि उसमें जम करके ममता बनर्जी पर भड़ास निकाली अधीर रंजन चौधरी ने, तो वहां पर उनको सीट मिल गई। लेकिन जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तब के सीन याद करिए ना, नक्सलबाड़ी में एक जनसभा करने के अलावा राहुल गांधी पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं गए। वामपंथियों ने भी एक तरीके से एक रणनीति अपनाई कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दरवाजे तक ना पहुंच जाए, इसलिए ममता बनर्जी को ही जिता दो। तो
वो हुआ वहां, लेकिन इसकी कितनी बड़ी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ रही है, ये तो इनको बहुत अच्छे तरीके से अब पता चल गया होगा। तो ईडी के दफ्तर आप जाइए, प्रदर्शन करिए, टेलीविज़न, चूँकि देश की राजधानी है, तो देश और विदेश दोनों का ही भरपूर मीडिया यहाँ पर है और बिल्कुल। बड़ी कृपा इनको मिलती रहती है। एक मीडिया का बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो इनका हगा-मूता सब कुछ जो है दिखाते रहते हैं, प्रसारित करते रहते हैं। तो इनको बड़ी आसानी होती है, अरविंद केजरीवाल को बड़ी आसानी होती है, नाटक करो सड़कों पर, कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वो आपका प्रसारित होगा। अरविंद केजरीवाल तो इस देश के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिनको दिल्ली के मीडिया में एक प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो सभाएं करेंगे तो, मोदी को सदन के भीतर गालियां देंगे तो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो अनवरत दिखाई जाती है। इस देश में 30 से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल के अलावा मुझे तो नहीं लगता, और योगी को अगर कवरेज मिलती है तो वो इसलिए कि पब्लिक उनको देखना सुनना चाहती है, पर अरविंद केजरीवाल को लोग देखना सुनना पसंद करते हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन उनको ये प्रिविलेज मिला हुआ है, या तो प्रधानमंत्री की कवरेज उस तरीके से होती है, या अरविंद केजरीवाल की और राहुल गांधी की होती है। मतलब जिन लोगों को जन समर्थन नहीं है, उनको यहाँ का मीडिया तरजीह देता है। तो इनको लगता है कि ये कुछ भी करेंगे, मीडिया उसको ठीक तरीके से दिखाएगा, इसलिए ईडी के दफ्तर तक ये लोग चल करके गए। क्या इनको पता नहीं है कि ईडी किस तरीके से किसी केस को टेकअप करती है, या प्रोसीडिंग क्या है उसकी, किसी केस को ईडी तक ले जाने की प्रोसीडिंग क्या है, सारा पता है। लेकिन आपको सिर्फ डाइवर्ट करना है, क्योंकि आपके जो नेता हैं, जो सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस के, वो बहुत बुरी तरीके से विवादों में आ गए हैं, गलत बयानबाजी करने की वजह से, और वो भी लंदन में। इसलिए डाइवर्ट करो, प्रिविलेज मोशन लेकर के आओ प्रधानमंत्री के खिलाफ, क्योंकि दोनों ही सदन नहीं चल पा रहे हैं। और ये पहली बार है जब सत्ता पक्ष के लोग अड़ गए हैं कि आप पहले बिना शर्त माफी मांगिए अपनी बयानबाजी के लिए, जो आपने भारत विरोधी बयानबाजी की है, भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ आपने जहर उगला है, उसके बाद सदन में आपको बोलने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए होता है ना कि जैसे गली में या आस पड़ोस में कोई झगड़ा हो जाए, और कोई एक पार्टी है जो पिट गई है, और वो पिटने के बाद बेचारी थाने में जाती है, एफआईआर लॉन्च कराती है, जी ये लोग हैं जिन्होंने हम पर हमला किया है। तो जो पीटने वाले हैं वो भी पेशबंदी करने के लिए, क्रॉस एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच जाते हैं। कुछ थानेदार को खिलाएंगे, कोई अप्रोच लेकर के आएंगे किसी पॉलिटिशियन की, किसी अप्रोच वाले को वहां खड़ा करेंगे, फोन करवाएंगे, लेकिन पेशबंदी। तो ये जो प्रिविलेज मोशन आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लेकर के आ रहे हैं, ये पेशबंदी है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि पहली बार ये पूरी तरीके से बैकफुट पर है। और ओंकार जी, जैसे ये अडानी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, वहां पर कमेटी बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने, 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगी। उसके बावजूद ये लोग बार बार जेपीसी की मांग करते हैं, फिर इस मुद्दे को लेकर ईडी के पास जाते हैं, उस ईडी के पास जाते हैं जिस पर ये खुद ही सवाल उठाते हैं कि ईडी तो पीएम मोदी के हाथ की कठपुतली है। तो क्या इन लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके के इस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है हर मामले में, उसको मैं सही नहीं मानता हूं। कोई एक विदेशी एजेंसी, जिसके बारे में सबको पता है कि बहुत सारे देशों में वो बैन की जा चुकी है, और जिसका काम ही ये है, क्योंकि अडानी के शेयर्स उस कंपनी के पास, इस रिसर्च कंपनी के जो कर्ता धर्ता हैं उनके पास रहे होंगे, इसलिए वो अलग अलग देशों में ऐसे शिकार तलाश करते हैं कि उनको आप संदेह के दायरे में ला करके खड़ा करिए रिपोर्ट के नाम पर, उसके बाद जो है शॉर्ट सेलिंग करिए और अरबों का, करोड़ों का मुनाफा कमा लीजिए।
तो अडानी को कितना बड़ा नुकसान इससे हुआ है, जबकि कोई प्रमाण नहीं है उसके पास में। कोई किसी तरह के दस्तावेज भी नहीं है कि अडानी ने अपने शेयरों की बेजा कीमतें बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत की हैं। वस्तु स्थिति ये है कि जो जानकार हैं उनका कहना ये है कि अडानी का जो बिजनेस है वो एकदम सॉलिड है और उसमें कहीं कोई नुक्ताचीनी करने की गुंजाइश भी नहीं है। और किसी भी बैंक से जो उन्होंने अपने कारोबार के लिए कर्ज ले रखे हैं, वो कहीं एक बार भी डिफॉल्ट नहीं हुआ। सारी किस्तें समय पर दी जाना, जो उसके निवेशक हैं, उनका ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें लगातार होती आ रही हैं। अब कोई विदेशी एजेंसी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे या भारत के एक तेजी से बढ़ते हुए उद्योगपति के खिलाफ षड्यंत्र रचे और विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहा हो, सबको दिखाई दे रहा है, खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। इन्होंने कितने झूठ बोल रखे हैं। इन्होंने कहा कि साहब एलआईसी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि एलआईसी ने अडानी को कर्ज दे रखा है, एसबीआई बर्बाद हो जाएगा। और जो देश का कस्टमर है, जो जिसने एलआईसी में इन्वेस्ट किया हुआ है या एसबीआई में लगा रखा है, वो बर्बाद हो जाएंगे। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। एसबीआई का भी और एलआईसी का भी स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा कि हमने अपना जो जितना भी पूंजी निवेश कर रखा है देश के अलग अलग उद्योगों में, उसका 1% भी अडानी को नहीं दिया हुआ है और हमारे पास ऑलरेडी उसके शेयर भी हैं, हम मुनाफे में हैं। हमें एलआईसी को या एसबीआई को रंच मात्र भी कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरह का कुछ नहीं। पर हमारे यहाँ का विपक्ष और विपक्ष के हंगामे में जो आभा मंडल तैयार किया जाता है यहाँ लुटियन मीडिया के जरिए जो इकोसिस्टम है उसके जरिए, उसमें एक ऐसा मतलब बवंडर बनाने की कोशिश होती है कि जैसे बहुत बड़ा मामला है ये और सरकार तो जैसे देश को बर्बाद करने पर उतारू है और नरेंद्र मोदी तो जैसे अडानी को ही बचाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसको थोड़ा सा संतुलन बना करके अपनी व्यवस्थाएं देनी चाहिए। नहीं देंगे, ये उनका अपना कहना चाहिए कि विशेषाधिकार है, लेकिन परसेप्शन पब्लिक में कोई सुप्रीम कोर्ट का भी अच्छा नहीं बन रहा है। इनको हिंडनबर्ग को या हमारे देश के विपक्ष को या जिसको हम लुटियन मीडिया कहते हैं उसको, अमेरिका के 2 बैंक डूब गए। एक सिलिकॉन बैंक डूब गया, एक और उनका बैंक डूब गया है, वो दिखाई नहीं देते। यहां अडानी के खिलाफ कोई इनके पास पुख्ता सबूत नहीं है, उस पर ये हल्ला मचाएंगे। तो ये अनफॉर्चुनेट है, मैं यही कह सकता हूं। लेकिन ओंकार जी, आपको क्या लग रहा है अब ये जिस तरह का पूरा हफ्ता गुजर गया, स्टेलमेट बना हुआ है, सरकार कह रही कि पहले माफी मांगो उसके बाद सदन में बात करने के लिए सामने आओ राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी अड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं क्या क्या तमाशे कांग्रेस कर रही है। क्या लगता है इसका कोई सॉल्यूशन आपको दिखता है निकट भविष्य में? सॉल्यूशन तो इस देश की जनता करेगी 2024 में। उससे पहले तो कोई समाधान ना 2019 से पहले निकला था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की डांट जरूर पड़ गई थी जब सुप्रीम कोर्ट को चौकीदार चोर है वाले मामले में मिसकोट करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की थी, नरेंद्र मोदी पर अटैक करने की कोशिश की थी राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ऐसे जीव हैं, वो लगातार ये अवसर उपलब्ध कराते रहेंगे, पार्टी की और अपनी जग हंसाई भी कराते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि राहुल गांधी एक्चुअल में कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। तो जब तक वो सक्रिय रहेंगे देश में, विदेश में, पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर, तब तक नरेंद्र मोदी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं। वो बहुत सारा काम उनका किए दे रहे हैं। और अभी आप देखो ना, जो उन्होंने यौन पीड़ित
महिलाओं की बात की थी, उसके लिए तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने भी नोटिस भेजा कि कृपया उन महिलाओं के नाम तो बताएं जिनके बारे में वो कह रहे थे। तो अपने बयानों के चलते वो खुद ही घिर रहे हैं और इसी चक्कर में आप देखिए कि कहां से कहां उनकी पार्टी पहुंचती चली जा रही है। नहीं, सही कह रही हैं आप, लेकिन इससे क्या हो रहा है? अगर सोनिया गांधी चाहती हैं कि उनका बेटा ही प्रधानमंत्री बने और उनको लगता है कि उनके परिवार को ही इस देश पर राज करने का विशेषाधिकार है, कोई चाय वाले का बेटा कैसे बन सकता है, तो फिर राहुल गांधी की ठीक तरीके से जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती है वो की जानी चाहिए थी। एक अवसर था जब मनमोहन सिंह ने उनको ऑफर किया था कि आप मंत्री बन जाइए, शायद थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो जाती। अगर वो जो अहंकार है दिमाग में, वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं बल गए, हम्म, तो इनको ये गलतफहमी है कि हम तो राजा लोग हैं, हम तो देश पे शासन करते आए हैं, हम तो तय करते आए हैं कि अगर हमारे खानदान से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है तो पीवी नरसिम्हा राव बनेंगे या मनमोहन सिंह बनेंगे, हम तो प्रधानमंत्री तय करते आ रहे हैं। हम तो देश में राष्ट्रपति कौन बने ये तय करते आए हैं, उपराष्ट्रपति कौन हो, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल कौन लगें या अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री कौन हो और उनकी कैबिनेट में मंत्री कौन कौन हो, ये तो हम भाग्य विधाता विधाता रहे हैं पूरे देश के। अब हमें ये हालत हमारी कर दी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कि हमारी एसपीजी भी छीन ली, एयरपोर्ट पर हमारी तलाशी भी होती है। अब हम अपनी मर्जी से राज्यपाल या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो छोड़ दीजिए, अब तो दोनों सदनों के जो सभापति हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के अपने हैं। तो इनको लगता है कि हमसे हमारा जो एक विशेषाधिकार है शासन करने का, राज करने का, वो नरेंद्र मोदी ने छीन लिया है और इसलिए ये नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये दो दो बार का देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है और ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको 1984 के बाद 2014 में यानी 16 साल वो और 14 साल ये, इतने सालों बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को या नेता को पूर्ण बहुमत मिला है, यानी देश का पूरा विश्वास मिला है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप किसी से इस तरह की ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उसके प्रति गाली गलौज करते हैं, तो आप उसका कुछ बिगाड़ पाए या नहीं बिगाड़ पाए, अपनी छवि बर्बाद करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रसातल में पहुंचा देते हैं। बिल्कुल। और भले ही ओंकार जी पूरा विपक्ष साथ में नजर आ रहा हो, लेकिन ये जंग बिल्कुल राहुल बनाम पीएम मोदी ही नजर आ रही है, कांग्रेस बनाम बीजेपी ही नजर आ रही है। जिस तरह से अब प्रिविलेज मोशन जो लाया जा रहा है पीएम मोदी के खिलाफ, उससे तो साफ यही लग रहा है। आपने जो संसद में चल रहा है, जो कांग्रेस में चल रहा है, विपक्षी खेमे में चल रहा है, उसको लेकर विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।